नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनीष भारती और आप देख रहे हैं संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल। साथियों, आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वह कृषि से जुड़ा हुआ मसला है। और कृषि कहते हैं भारत के लिए, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी है। और यहाँ जब हम कृषि की बात करेंगे तो आप टॉपिक देख रहे हैं पारंपरिक खेती की बात की गई है। अब यहाँ पर हम तुलना इसकी करेंगे कि पारंपरिक खेती और आधुनिक खेती में क्या डिफरेंसेज हैं, कौन बेहतर है, इसको लेकर के बात करेंगे। साथ ही यहाँ पर हमारे लिए यह एक जरूरी मसला होगा कि हम यहाँ पर देखेंगे इस खेती बाड़ी को महिला से जोड़ करके देखेंगे और खास करके पारंपरिक खेती में महिलाओं का किस तरह से योगदान बढ़ता जा रहा है और किस तरह से पारंपरिक खेती करके महिलाएं जो है मुनाफा कमा रही हैं। इन सभी चीजों पर हम विस्तार से अध्ययन करने वाले हैं। जैसा कि आप देख रहे होंगे, टॉपिक चर्चा में क्यों है, भारत में पारंपरिक खेती से मुनाफा कमा रही हैं महिला किसान। तो इसको लेकर के हम बात करने वाले हैं। देखिए, अक्सर कहा क्या जाता है कि पारंपरिक खेती जो है वह घाटे का सौदा है, उसमें खेती उस तरीके से नहीं करना चाहिए, उस पद्धति को बदल देना चाहिए, ठीक है। और आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना चाहिए, आधुनिक उर्वरक वगैरह जो है इसका इस्तेमाल करना चाहिए, रासायनिक का इस्तेमाल करना चाहिए, नकदी फसल करने चाहिए ताकि मुनाफा अधिक से अधिक कमा सके। लेकिन यहाँ पर आप चर्चा में देखेंगे टॉपिक क्या है, पारंपरिक खेती। और पारंपरिक खेती करके मुनाफा कमाया जा रहा है और यह भी महिलाओं के द्वारा। इसीलिए यह टॉपिक जो है यह बहुत इंटरेस्टिंग हो गया है, काफी कुछ बातें की जाती रही है, कई रिपोर्ट इस पर अब सामने आ रहे हैं। यदि इसकी प्रमुख बिंदु पर हम चर्चा करें तो भारत के दक्षिण में अवस्थित कुछ राज्यों में इस तरह की स्थिति देखी गई है। इसमें तमिलनाडु और केरल को लेकर के हम चर्चा करेंगे। तमिलनाडु और केरल में यह देखा गया है कि महिला किसान जो है सक्रिय रूप से पिछले कुछ वर्षों से पारंपरिक खेती लगातार करते आ रही हैं और मुनाफा भी कमा रही हैं। जहां एक तरफ अर्थव्यवस्था के लिए, उनकी आमदनी के लिए यह बेहतर है, वहीं दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण में भी यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा खेती का जो एक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात है खेती में, वह है कि खाद्य सुरक्षा के लिए यह महत्वपूर्ण हो जाता है। तो खाद्य सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण में यह योगदान दे रही है। अब पर्यावरण संरक्षण की जब बात हम करते हैं तो जाहिर सी बात है, यहां आप ध्यान रखिए कि हमने पारंपरिक खेती की बात की है, तो पारंपरिक खेती के माध्यम से क्या पर्यावरण को सुरक्षित किया जा सकता है, यह भी अब एक चर्चा का बिंदु आ गया है। इस पर भी हम बहस करेंगे। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट आई है और संयुक्त राष्ट्र ने अपने रिपोर्ट में कहा है कि विश्व भर में 250 मिलियन से अधिक आबादी जो है अपनी जीवन निर्वाह के लिए आज भी पारंपरिक कृषि पर ही निर्भर है। अब यह अपने आप में देख समझ सकते हैं कि जब बातें की जाती रही है कि आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, उस दौरान में यदि इतनी बड़ी आबादी दुनिया की पारंपरिक कृषि पर निर्भर है, अपनी जीवन यापन जो है उसके माध्यम से कर रही है, तो निश्चित तौर पर इस पर विस्तार से चर्चा होनी चाहिए। अब पारंपरिक कृषि होती क्या है, सबसे पहले हमारे लिए यह समझना लाजमी है। देखिए, पारंपरिक कृषि का तात्पर्य यह है कि खाद्य उत्पादन और खेती का एक यह ऐसा प्रकार है जिसमें, जैसे कि कह सकते हैं कि वर्षों से चला हुआ जो ज्ञान आ रहा है हमारे पास, आप इसमें दो तीन चीजें हटा सकते हैं। जैसे तकनीक का बहुत इस्तेमाल नहीं होगा, आधुनिक पद्धति जो खेती करने के हैं उसका इस्तेमाल नहीं होगा, रसायन वगैरह को जो आधुनिक रसायन है, उर्वरक है, उसका इस्तेमाल नहीं होगा। ये सब चीजें अगर आप हटा देंगे तो बाकी जो चीज बच जाएगा वह पारंपरिक कृषि होता है। इसमें कई बार यह भी आप शामिल कर सकते हैं कि उन्नत किस्म के जो बीज होते हैं, खास करके हाइब्रिड बीज जो आते हैं, इन सब चीजों का भी इस्तेमाल नहीं किया जाता है। फिर इस्तेमाल होता क्या है यह जानना जरूरी है। देखिए, हमारे पुरखों के पास क्या रहा है, खेती बाड़ी करने का अपना एक स्वदेशी ज्ञान रहा है। उसी स्वदेशी ज्ञान के परंपरा को इस कृषि के माध्यम से आगे बढ़ाया जाता है। तो स्वदेशी ज्ञान हो गया। भूमि का उपयोग कैसे करना है, निश्चित तौर पर आज के समय में मृदा का आप परीक्षण कर सकते हैं। इसके आधार पर यह तय किया जाता है कि किस मृदा पर कौन सी फसल लगनी चाहिए। लेकिन पुराने समय में इस तरह की स्थिति नहीं था। हमारे पूर्वज जो थे एक अनुमान के आधार पे उनके जांचने परखने का अपना एक तौर तरीका हुआ करता था। उसके आधार पर फसलों के लिए वह भूमि का चयन किया करते थे। उपकरण जो थे, यानी कि खेती करने के लिए जो डिवाइसेज होता है, वह भी पुराने तौर तरीके के। अब जैसे कि पुराने तौर तरीके के उपकरण कहने का यहाँ तात्पर्य क्या है, मान लीजिए कि आज यदि आप खेती करते हैं और खेत की जुताई होनी है, बुआई होगी, बुआई होने से पहले जुताई होती है खेत की, तो जुताई
जुताई होनी है तो इसके लिए ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है, लेकिन हमारे पूर्वज क्या करते थे, बैल के माध्यम से हल चलाया करते थे और उसके माध्यम से वहां पर खेतों की जुताई होता था और फिर बुआई होता था। आजकल बुआई करने के लिए भी आप देखेंगे मशीनों का उपयोग किया जाता है, लेकिन पहले क्या होता था, मैनुअली हाथ से ही बीज को छिड़काव करके बुआई किया जाता था। तो इन सब चीजों को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पारंपरिक उपकरण को लेकर के बात की जाएगी। प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, प्राकृतिक संसाधन उपयोग कहने का तात्पर्य यहाँ क्या है, जैसे कि मान लीजिए सिंचाई में, सिंचाई व्यवस्था की यदि बात करें तो पहले जो सिंचाई हुआ करता था उसमें अक्सर आप देखते होंगे कि कहीं पे नदी होगा, तालाब होगा, नलकूप होगा, इसके माध्यम से सिंचाई किया जाता था। तो इसको कह सकते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों का अधिक से अधिक उपयोग किया गया सिंचाई के अलावा भी बाकी चीजों में, और जैविक उर्वरक का इस्तेमाल किया जाता रहा। ठीक है, जैसे कि आप देखेंगे तो गाय के गोबर का इस्तेमाल खेतों में किया जाता रहा, गोबर गैस वगैरह जो है इनसे एक बाई प्रोडक्ट भी बन के आया। तो कहने का तात्पर्य है कि जैविक उर्वरक का इस्तेमाल किया गया, किसानों के सांस्कृतिक मूल्यों का इन सब चीजों में उपयोग किया गया, यानी कि उनके पास जो पौराणिक ज्ञान था, पीढ़ी दर पीढ़ी से चलता हुआ जो एक समझ है उनकी, उसके आधार पर जो खेती की जाती है, पारंपरिक खेती, इस तरह की खेती को किया जाता है। यानी कि मैंने पहले कहा ना कि आप आज की कृषि जो हम जिस पर जोर देते हैं कि आप अधिक पैदावार करें, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है मुनाफा भी किसानों को चाहिए। लगातार हम कहते रहते हैं किसानों की आय दोगुनी करनी है, इसके लिए निश्चित तौर पर पैदावार बढ़ाना पड़ेगा, उत्पादकता की दर को हमें वृद्धि करना पड़ेगा, इसके लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करेगा। लेकिन यदि इन सब चीजों को ना करे, फिर जो खेती जिस तरह की होती है वह पारंपरिक कृषि होगी, जिसका हमने अभी विस्तार से चर्चा कर लिया। तो यहां तो एक बात आपको क्लियर हो गया कि मामला क्या है। अब देखिए यहीं से एक एंगल निकल के आता है। आप कहेंगे, देखिए आप कह रहे हैं कि पारंपरिक उपकरण का उपयोग कर रही हैं महिलाएं, जैविक जो खाद है उसका उपयोग कर रही हैं, सिंचाई के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग कर रही हैं, स्वदेशी ज्ञान है, उस ज्ञान में बहुत अपडेशन नहीं है, क्या रिसर्च चल रहा है खेती में, अगर मृदा परीक्षण सही से नहीं हो रहा है, इन सब चीजों के बावजूद भी ये महिलाएं जो है लगातार इस पर काम कर रही हैं। खास करके तमिलनाडु और केरल वाले क्षेत्र में यह देखा गया है कि इसके माध्यम से लगातार काम कर रही हैं और महिलाओं का एक बड़ा समूह है जो लगातार जो है सक्रिय रूप से यह काम समूह के माध्यम से करते आ रही हैं और मुनाफा भी ये कमा रही हैं, ये देखने की बात है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा समझते हैं कि हमने पहली चीज समझ लिया कि मुद्दा क्या है, पारंपरिक कृषि होती क्या है, अब इसके लाभ क्या क्या हो सकते हैं। हम लाभ भी देखेंगे और यह भी देखेंगे कि यदि पारंपरिक कृषि कोई कर रहा है, कोई व्यक्ति, कोई किसान या कोई समूह, तो उसके हानि क्या होते हैं। लाभ की बात करें तो निश्चित तौर पर स्थानीय किस्में की बात की जाती है, यानी कि मैंने पहले ही कहा था कि आजकल के जो बीज हैं वो हाइब्रिड किस्म की बीज आ गए हैं या उन्नत किस्म के बीज कह सकते हैं। लेकिन अगर खेती किया जाता है तो खेती में अगर पारंपरिक तौर तरीकों को आप अपनाते हैं तो स्थानीय किस्म के बीज का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यह स्थानीय किस्म के जो तौर तरीके होते हैं खेती करने का, इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यह एक लाभ होगा कि इसमें क्या होगा कि उसमें बचत भी होता है, कम पैसा लगेगा, कम रासायनिक इनपुट होगा। आजकल हमारी समस्या क्या है कि हम जो खाना खाते हैं उसमें केमिकल्स बहुत मिला हुआ होता है, हमारे खाने के साथ आ जाता है हमारे शरीर में, और उससे क्या होता है, तरह तरह की जो बीमारियां होती है। आप अक्सर लोगों को आजकल देखते होंगे, वो कहते हैं कि मैं धूम्रपान नहीं करता हूं, मैं शराब का सेवन नहीं करता हूं, मैं तंबाकू का सेवन नहीं करता हूं, लेकिन बावजूद कैंसर से पीड़ित कैसे हो गया हूं। इसका कारण है कि हम जो अनाज ग्रहण कर रहे हैं उसमें रसायन का इनपुट काफी अधिक है, उसमें उर्वरक इस तरह से मिला हुआ है कि वह हमारे शरीर में जा रहा है और उसी के माध्यम से हमारा सेल जो है वह डैमेज हो रहा है। तो यह जो है यहाँ पर कम रसायन का जब उपयोग होगा तो निश्चित तौर पर हमारे स्वास्थ्य के लिए भी यह बेहतर होगा। जैव विविधता के संरक्षण की बात की जाती रही है, क्योंकि देखिए जब भी आप आधुनिक तौर तरीके अपनाएंगे तो कई बार हम इस बात का ध्यान नहीं रख सकते कि जैव विविधता का संरक्षण भी हमें करना है, क्योंकि आधुनिक तौर तरीका जब भी हम अपनाते हैं उसका एक ही महत्व होता है कि उत्पादन को किस तरह से बढ़ाना है। हमारा मोटो है, ये उद्देश्य है कि हमें उत्पादन कृषि का बढ़ाना है, पैदावार बढ़ाना है, ताकि क्या हो सके, अधिक से अधिक मुनाफा हो सके। तो जाहिर सी बात है जब उद्देश्य मुनाफा का है तो हम यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण की बात नहीं सोचेंगे, हम जैव विविधता के संरक्षण की बात नहीं सोचेंगे, और हमारा उद्देश्य जो है एक तरफ निश्चित तौर पर धन पे जाकर केंद्रित हो जाएगा। मृदा स्वास्थ्य को लेकर के भी यहाँ पर बातें की जाती रही है। आधुनिक तौर तरीके के जो फसल होते हैं उसमें रसायन का इतना अधिक इस्तेमाल किया जाता है कि मृदा की जो शक्ति है
है उसका दोहन हो जाता है। उपयोग तो छोड़िए, उपयोग के अगले स्तर तक जाकर के उसका दोहन होता है। इस वजह से मृदा की जो स्वास्थ्य है वह खराब हो जाती है। पारंपरिक कृषि में यह देखा गया है कि मृदा का स्वास्थ्य जो है वह बेहतर बना रहता है। सामुदायिक और सांस्कृतिक संरक्षण की बात की जाती रही है, वही मैंने इसमें देखिए, जब भी सांस्कृतिक शब्द आ गया ना, इसमें बहुत सारे चीजें मिलकर के खुद ही आ गया। एक जो परंपरा से चली हुई चीजें हैं, जो ज्ञान है, जो समुदाय के साथ काम करने की एक भावना है, और इसमें सामुदायिक कृषि को भी आप शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आजकल कृषि का जोत जो है वह कम होता जा रहा है। यदि सामुदायिक कृषि की भावना हम पैदा करें तो निश्चित तौर पर यहाँ पर फायदा देखने को मिल सकता है, जो कि तमिलनाडु और केरल की महिलाएं कर भी रही हैं। ऊर्जा की खपत में कमी होगी निश्चित तौर पर, क्योंकि आप पारंपरिक तौर तरीकों का उपयोग कर रहे हैं। जैसा मैंने पहले कहा कि ट्रैक्टर से यदि आप जुताई करते हैं खेतों की, तो निश्चित तौर पर डीजल चाहिए। ठीक है, इससे पर्यावरण को भी नुकसान है और ऊर्जा की खपत भी होगी। लेकिन बैलगाड़ी के माध्यम से, बैल के माध्यम से आप हल जोतते हैं खेतों में, तो जाहिर सी बात है ऊर्जा की जो खपत होती है वह भी कम आएगा। सिंचाई को लेकर के आप इसी तरह से देख सकते हैं, उत्पादकता की जो है लागत इससे कम हो जाएगा निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए खेती जो है वह कहते हैं कि घाटे का सौदा बनता जा रहा है। लोग खेती छोड़ करके बाकी व्यवसाय में शिफ्ट हो रहे हैं। इसकी एक वजह तो यह भी है कि निश्चित तौर पर भारत की कृषि जो है वह मानसून आधारित है। यदि मानसून अच्छा हो गया तो खेती अच्छी, और मानसून बुरा तो खेती बुरी। कई बार होता है कि जरूरत से अधिक बारिश हो जाए तब भी मामला खराब हो जाए, जरूरत से कम बारिश हो तब भी मामला खराब हो जाए, कई बार सूखा ही आ जाता है। तो खेती जो है इसीलिए कहते हैं कि मानसून आधारित भारत की कृषि है, और मानसून के इर्द गिर्द घूमती रहती है। इसीलिए खेती जो है समय के साथ, जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, तो समय के साथ कहा जा रहा है कि खेती और भी घाटे का सौदा हो रहा है। ठीक है, लेकिन यहां पर एक वजह और भी हो सकता है कि उत्पादक की जो लागत है वह खेती में अधिक लग रहा है। आज महंगे रसायन आ रहे हैं, महंगे बीज मिल रहे हैं, जो भी ऊर्जा की जरूरत है वह महंगे रेट पर मिल रहा है, सिंचाई में अधिक पैसा खर्च हो रहा है, अगर आप जुताई कराते हैं, या सबसे ज्यादा जो जरूरी हो जाता है वह है मजदूरों की कमी जो है वह खेतों में देखी जाती है। यदि आप ग्रामीण परिदृश्य से हैं, आप गांव में रहे हैं, खेती बाड़ी को आप समझते हैं बारीकियों से, तो आप इस बात को अपने आप ही समझ जाएंगे कि गांव में जब भी फसल की कटाई होती है, बुआई होती है, उस समय, या फिर जैसे कि अभी रोपाई होगी धान की फसल की, तो उस समय आप देखेंगे कि मजदूरों की किल्लत बहुत देखी जाती है। इन सब चीजों में क्या होता है कि आधुनिक तौर तरीके का उपयोग करते हैं, और जब इन चीजों का उपयोग करते हैं तो संसाधन जो है बेहतर चाहिए या ज्यादा संसाधन चाहिए, तो इसमें क्या होगा, आपको अधिक इन्वेस्टमेंट भी करना पड़ेगा, और इन्वेस्टमेंट करके भी खेती जो है एक तरह से कह सकते हैं कि घाटे का सौदा बना हुआ है, तो मुनाफा बहुत कम होता है। यहां पर क्या होता है, हर काम जो है परंपरा के तौर पर होता है, मैनुअली बहुत सारे वर्क किए जाते हैं, तो इसमें क्या होगा कि लागत जो है वह कम होगा, और लागत जब भी कम हो जाएगा किसी चीज का, तो क्या मुनाफा अधिक होने की संभावना बढ़ जाएगी, निश्चित तौर पर फिर मुनाफा बढ़ती हुई नजर आएगी। तो यहां पर पारंपरिक कृषि के लाभ आप समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, पारंपरिक खेती के नुकसान को देख लेते हैं। निश्चित तौर पर देखिए, सिक्के के दोनों पहलू होते हैं, यदि लाभ है तो नुकसान भी जाहिर सी बात होगा ही। और समय के साथ, हमने पहले ही, मैंने इंट्रो में ही कहा था, समय की जरूरत यह है कि कृषि में आधुनिकता लाई जाए, वैज्ञानिक तौर तरीके से खेती की जाए। स्वामीनाथन साहब जो कि वैज्ञानिक थे, इसी वर्ष उनका देहांत हुआ है, हरित क्रांति का जनक भारत में कहा गया। वह खेती में आधुनिकता को लाने के पक्षधर हुआ करते थे। यहां पर इस बात को समझिए कि यदि हम पारंपरिक खेती करते हैं तो निश्चित तौर पर, मैंने पहले कहा कि जनसंख्या क्या है, लगातार बढ़ती जा रही है, आबादी तो बढ़ती जा रही है, और भूमि उतना ही है, तो जाहिर सी बात है हमें कुछ ऐसे तौर तरीकों का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि उतने ही भूमि पर अधिक पैदावार हो सके। या भूमि कम होती जा रही है यह भी कहिए, क्योंकि ये जनसंख्या जो लगातार बढ़ती जा रही है, तो इसको आवास के लिए तो भूमि चाहिए, आवास की जरूरत अधिक होगी। तो जो भूमि कृषि योग्य था उस भूमि पर अब आवास का निर्माण हो रहा है, तो कृषि योग्य भूमि जो है वो लगातार कम होता जा रहा है। मामला समझ में आ रहा है? तो इसीलिए अब जरूरी है कि यदि कम रकबे की भूमि बचा है तो उस कम रकबे की भूमि पर कैसे अधिक से अधिक पैदावार हो, इसके बारे में सोचा जाए। और उसका एक ही तरीका है कि कृषि के आधुनिक तौर तरीके जो हैं, वैज्ञानिक पद्धति जो है, उसका आप इस्तेमाल कीजिए। लेकिन पारंपरिक
खेती जो होता है इसमें इस बात का लेश होता है, यह बात कम पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर उत्पादकता कम हो सकती है। और यदि उत्पादकता कम होती है तो जाहिर सी बात है इतनी बड़ी जो जनसंख्या है, इस जनसंख्या को आप भोजन कैसे कराएंगे? यहाँ पर फिर ये जनसंख्या क्या होगी? कुपोषण का शिकार हो सकते हैं। ठीक है, यहां पर क्या हो सकता है? भूखमरी की समस्या हो सकती है। तो इन सब चीजों पर आप देखेंगे कि फिर खाद्यान्न संकट उत्पन्न हो सकता है। तो यह एक बड़ी समस्या बन करके सामने आएगी। चलिए आगे देखते हैं। जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशीलता को लेकर के बात की गई है। आधुनिक तौर तरीके में निश्चित तौर पे देखिए, मैंने जब आपको पारंपरिक खेती के तौर तरीके बताए थे उसमें कहा था कि जलवायु परिवर्तन को लेकर के बात की जो जाती है या पर्यावरण को लेकर के, वो थोड़ा सा उसमें जो है संवेदनशीलता रहता है या कई बार हम जैव विविधता वगैरह पर उसमें ध्यान देते हैं। ठीक है, लेकिन अगर पारंपरिक के नुकसान में भी देखें तो यहाँ पर यह मुद्दा भी उभर करके आ जाएगा। जलवायु परिवर्तन जो है समय के साथ एक बहुत कॉम्प्लेक्स मैटर होता जा रहा है और यह इसके नुकसान में भी शामिल हो सकता है समय के साथ। ठीक है, उसके बाद सीमित तकनीकी प्रगति होगी और भारत के कृषि में यह देखा भी जा रहा है, जब हरित क्रांति हुआ तो जो पश्चिमी हिस्सा है देश का, जैसे कि पंजाब का हिस्सा हो गया, हरियाणा का हिस्सा हो गया या पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो गया, राजस्थान का कुछ हिस्सा हो गया, इन हिस्सों में आप देखेंगे खेती में आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल होने लगा, तकनीक का इस्तेमाल होने लगा। लेकिन एक बड़ी आबादी जो उत्तर और पूर्वी भारत में था, वहां इसका अभाव देखा गया। और जैसे कि बिहार में आप देखेंगे, झारखंड में देखेंगे, आप उत्तर प्रदेश में देखेंगे, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूं, आप मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी देखेंगे, वहां की स्थिति आपको देखने को मिलेगी कि तकनीक का बहुत अधिक इस्तेमाल नहीं हो सका, इसीलिए वहां के किसानों की हालत भी दयनीय बनी रह गई और इसका कारण तकनीकी का प्रयोग नहीं होना था। इसका एक नुकसान आप उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं पूर्वी और उत्तरी भारत में। श्रम गहन को लेकर के बात की जाती रही है। निश्चित तौर पर श्रम को लेकर के आप वहां पर देखेंगे, यदि मान लीजिए आप हल के द्वारा खेत की जुताई करते हैं, ट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो बहुत सारे हल लगेंगे, बहुत सारे बैल लगेंगे, तो श्रम बहुत अधिक करना पड़ेगा। तकनीक का इस्तेमाल करके कम समय में, कम ऊर्जा में आप इस काम को कर सकते हैं। लाभ निश्चित तौर पर कम होगा क्योंकि यहाँ जुड़ा हुआ मुद्दा क्या है? सीधा उत्पादकता से। यदि उत्पादन कम होता है तो लाभ भी कम होगा ही, यानी कि मुनाफा कम होगा। लेकिन इस बात को ध्यान रखना है कि ये सारी बातें जो है आवश्यक शर्त नहीं है, टर्म एंड कंडीशन नहीं लगा हुआ है कि ये होना ही है, इस तरह की बातें नहीं है। ठीक है, कंक्रीट नहीं है। जैसे कि अभी तमिलनाडु केरल की महिलाओं ने ये करके दिखाया कि पारंपरिक तरीकों से हम खेती करते हैं, इसके बाद भी हम मुनाफा में हैं। जैसे आजकल क्या हो रहा है, ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर की फार्मिंग की बातें की जा रही है, जैविक खेती। पहले तो हम लोग जैविक खेती पर ही काम किया करते थे हमारे पूर्वज, लेकिन समय के साथ क्या हुआ, लोग जैविक खेती से आगे निकल गए, रसायन वगैरह का उपयोग करने लगे, आधुनिक तौर तरीकों का इस्तेमाल करने लगे और फिर खेती के दुष्परिणाम देखने को मिला। फिर से क्या हो रहा है, जैविक खेती पर लोग शिफ्ट हो रहे हैं और जैविक खेती करना, और आज कोई किसान जो है जैविक खेती करता है, उससे जो अनाज उपजाएगा या फल सब्जी कुछ भी उपजाता है, वो बहुत अधिक उसका कीमत होता है। यही हुआ है तमिलनाडु और केरल के जो महिला समुदाय है उनके साथ, कि ये पारंपरिक तौर तरीके का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन आज के परिदृश्य में देखें, जिस तरह से जलवायु परिवर्तन को लेकर के हमने बात किया, तो आज के परिदृश्य में देखें तो वह उनके लिए मुनाफे का सौदा हो रहा है। मामला समझ में आ रहा है? तो कुछ भी फिक्स नहीं है, लेकिन हाँ, संभावनाएं बताई जा रही है कि क्या क्या हो सकता है, जिसको सबसे अधिक जिसकी बारंबारता है उस पर चर्चा की जा रही है। सीमित फसल विविधता को लेकर के बात की जाती है। कहा जाता है कि यदि भूमि की मृदा जो है उसकी उत्पादकता आपको बनाए रखना है, उसका स्वास्थ्य बेहतर रखना है मृदा का, तो आप फसल में विविधता लाइए। लेकिन यहाँ पर यह संभव है, पारंपरिक तौर तरीकों से अगर आप खेती करें तो संभव है एक दो तरीके के अनाज का ही आप इस्तेमाल करते रहें फसल का प्रतिवर्ष, और इससे क्या हो सकता है कि जो फसलों की विविधता है उसमें कमी देखी जाएगी और इसमें मृदा का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। सीमित शिक्षा और ज्ञान हस्तांतरण भी इसमें हो सकता है, क्योंकि निश्चित तौर पर आप, जैसे मैंने कहा, पीढ़ी दर पीढ़ी इन सब चीज़ों को सीखते हैं, तो जाहिर सी बात है कभी न कभी कितने चीज़ों का देखेंगे अपक्षरण हो रहा है। हमारे पूर्वज किस तरह से काम किया करते थे, लेकिन हमारे तौर तरीके बदल चुके हैं, रहन सहन के तौर तरीके बदल चुके हैं, ज्ञान और कौशल के तौर तरीके बदल चुके हैं, तो समय के साथ इन सब चीज़ों में भी कमी देखी जाएगी। पारंपरिक खेती और आधुनिक तरीके की जो खेती होती है, इसमें क्या आप विभिन्नताएं देखते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि पारंपरिक खेती कहने का मतलब यह खेती की पुरानी पद्धति है, चाहे वो खेती में
इस्तेमाल किए जाने वाले औजार को लेकर के बात करें, सिंचाई के चीज़ों को लेकर बात करें, किस तरह से जुताई होगी, इन सब चीज़ों को लेकर बात करें, मतलब तौर तरीकों को लेकर के बात करेंगे तो यह एक पुरानी पद्धति हो जाएगी। जबकि आधुनिक खेती जो होता है वह वैज्ञानिक तौर तरीकों से होता है। मृदा का पहले लोग परीक्षण कर लेते हैं, फिर देख लेते हैं कि कौन सा रसायन इस्तेमाल करना है, छिड़काव उसका समय समय पर करते रहते हैं, बीज उन्नत किस्म का लगाते हैं। तो इसमें जो है वैज्ञानिक तरीकों से खेती की जाती है। निश्चित तौर पर वहाँ उत्पादन की दर जो है उसमें कमी देखी जाएगी और इसमें उत्पादन की दर जो है उसमें वृद्धि देखी जाएगी। जैसा मैंने कहा कि पारंपरिक तौर तरीकों का, बैलगाड़ी का या जो औजार वगैरह होगा वो लकड़ी के बने हुए औजार होंगे, यहाँ पर उन्नत किस्म के औजार का इस्तेमाल किया जाएगा तो समय बचेगा, ऊर्जा बचेगा और धन की कम लागत भी होगी। खेती का ये पद्धति जो होता है प्राकृतिक खाद और उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। जैसा मैंने कहा कि गाय के गोबर वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे तो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल किया जाता है कीटनाशकों के रूप में। तो अपने अपने फायदे और नुकसान भी इस दोनों तरीकों के चीजों का है। चलिए, कृषि में महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, वुमेन एम्पावरमेंट की जब बात करते हैं तो दो चीजें आता है। देखिए, समय के साथ ये कहा जा रहा है कि कृषि का महिलाकरण हो रहा है, यानी कि दोनों चीजें अलग अलग हैं। देखिए, महिला सशक्तिकरण, कृषि में महिला सशक्तिकरण कृषि के माध्यम से, और कृषि का महिलाकरण, दोनों अलग अलग बातें हैं। कृषि के महिलाकरण एक लाइन में आपको समझा देता हूं। कहने का मतलब है कि देखेंगे गांव में पलायन बहुत तेजी से हो रहा है, अच्छे रोजगार के लिए, स्वास्थ्य के लिए, शिक्षा के लिए। लोग क्या कह रहे हैं, जो पुरुष हैं वह पलायन करके शहरों में जा रहे हैं, तो गांव में महिलाएं बसती है, तो मजबूरन क्या होता है, खेतों में अधिक से अधिक महिलाएं ही काम करने के लिए जाती हैं। तो क्या हो रहा है, कृषि का महिलाकरण हो रहा है। इसमें क्या कहने का छुपा हुआ है कि वहां पर पुरुष जो हैं उसकी कमी देखी जा रही है, अभाव देखी जा रही है, तो महिलाओं ने कृषि को अपना लिया है, उससे वह आगे बढ़ के कृषि कार्य में लग गई हैं। तो ये कृषि का महिलाकरण हुआ। इसके अपने फायदे नुकसान अपने अपने हैं, लेकिन यहां पर है कृषि के माध्यम से महिला सशक्तिकरण कैसे हो रहा है। जैसा मैंने कहा कि तमिलनाडु और केरल की जो महिलाएं हैं वह पारंपरिक खेती करके मुनाफा कमा रही है और उनका पूरा समुदाय बन रहा है, लोग अधिक से अधिक जुड़ रही हैं, अधिक से अधिक महिलाएं। तो निश्चित तौर पर यहां पर अगर देखेंगे आप तो वुमेन एम्पावरमेंट से जाकर के जुड़ता है। ग्रामीण महिलाएं जो है न्यू इंडिया के लिए सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरण परिवर्तन की पथ प्रदर्शक इन्हें माना जाता है। कहा गया है भारत में कृषि लगभग 80% ग्रामीण महिलाओं को रोजगार देती है। यहाँ पर शब्द छुपा हुआ है, देखिए 80%, और यहाँ पर ग्रामीण स्तर की महिलाओं की बात की गई है, क्योंकि गांव में जो महिलाएं रहती है तो गांव में रोजगार के जो संसाधन हैं वो बहुत सीमित है और महिलाओं के लिए उसके अवसर तो और भी कम है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखेंगे कृषि एक ऐसा क्षेत्र है जो महिलाओं को अधिक से अधिक रोजगार देता है। गाँव के संदर्भ में बात करें, यहाँ पर एक चीज और भी है, वह है मनरेगा, है ना। मनरेगा योजना जो है वह गांव के लोगों के लिए, खास करके महिलाओं के लिए देखेंगे तो रोजगार गारंटी के लिए एक बहुत अच्छी योजना बन करके आई है। मनरेगा पर मैंने चर्चा किया था, आप इसके बारे में क्या जानते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। आज का ये आपका असाइनमेंट रहा और मनरेगा को एक बार आप अच्छे से फिर से पढ़ लीजिए। कृषि में ग्रामीण महिला कार्यबल को सशक्त बनाना और मुख्य धारा में लाना आर्थिक विकास की दिशा में बदलाव ला सकता है। निश्चित तौर पर महिलाओं की सहभागिता जो है कृषि में जिस तरह से बढ़ेगी तो हमारे लिए यह बेहतर ही होता जाएगा। खाद्य और पोषण सुरक्षा को बढ़ाएगा और गरीबी और भूख को कम करेगा निश्चित तौर पे, क्योंकि पैदावार बढ़ेगा तो खाद्य सुरक्षा बढ़ेगी, हमारी जो कुपोषण की स्थिति है, गरीबी की स्थिति है, उसमें कमी आएगी, क्योंकि महिला कार्यबल जो है वह भी अर्थव्यवस्था में अब भागीदार बन रही है। तो इसमें क्या होगा कि यहाँ पर आर्थिक समृद्धि तो होगा ही, आर्थिक समृद्धि के साथ साथ आर्थिक विकास भी होगा और 2030 तक जो सतत विकास लक्ष्य रखे गए हैं 17, उसको प्राप्त करने में फिर एक हमारे लिए मददगार साबित हो सकता है। अब इस मुद्दे पर एक संभावित प्रश्न है और प्रश्न जो है प्रीलिम्स के स्तर का है। प्रश्न को आपको ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि इस प्रश्न में थोड़ा सा ट्रिक है। आपको ये प्रश्न देखने में बहुत आसान लगेगा, लेकिन समाधान करते हुए आपको इसमें कठिनाई मिल सकती है, इसीलिए इस प्रश्न को जरा ध्यान से देखिए। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 2 कथन दिया गया है, सही पूछा गया है, यानी कि पूछल्ले शब्द में कोई ट्रिक नहीं है। प्रश्न के जो स्टेटमेंट है उसी में कुछ ट्रिक है। देखिए, पारंपरिक खेती में उत्पादन की दर अधिक है, पहला स्टेटमेंट यह कहता है। अब आपको देखना है कि यह सही है या गलत है। ठीक है, आधुनिक खेती में उत्पादन की दर कम होती है, यहां भी देखना है कि यह सही है या गलत है। ठीक है, तो अगर आप इसको सही से मेरे पूरे लेक्चर को सुने होंगे तो आप समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूं इस स्टेटमेंट के माध्यम से। ठीक है, इसके आधार पर यहां पर 4 विकल्प दिए गए हैं, जो भी विकल्प आपको सही लगे उसका चयन करके कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिए। इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, किसी दूसरे लेक्चर में किसी दूसरे मुद्दे के साथ आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।